Hello everyone, my name is Anjali and welcome to the channel. Today we are going to start a very first topic that is operating system, जो कि DSSB के point of view से बहुत important है and scoring है. इसलिए आज की वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस, उसके एग्जांपल्स, नीड्स, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे एंड इसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हम इसको एक सिंपल डायग्राम के थ्रू समझते हैं. सपोज ये एक यूजर है और एक ये सिस्टम हार्डवेयर है, लाइक सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एंड डिस्क. हियर सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सिस्टम. RAM is called the main memory. Keyboard, monitor, printer is the system input-output devices. And disk is the secondary memory. So what happened here? जो हमारा user होता है, it can't directly interact with the system hardware, or we can say can't directly communicate with the system hardware. क्योंकि जो हमारा user होता है वो use करता है हाई लेवल लैंग्वेजेस को, और जो हमारा सिस्टम हार्डवेयर है ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, और वी कैन से लो लेवल लैंग्वेज जो कि जीरोस और वंस होता है. सपोज हम कोई एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोम. तो जब हम क्रोम के आइकन पर क्लिक करेंगे तो हम सिर्फ क्लिक कर रहे हैं, हार्डवेयर को नहीं पता कि क्रोम ओपन का मतलब क्या है. हार्डवेयर हमारी बात समझे उसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं. पहले इसके लिए हम लॉन्ग कमांड्स या प्रोग्राम्स लिखने पड़ते थे जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था. बट अब ऑपरेटिंग सिस्टम के आ जाने के बाद जब यूजर को सिस्टम से इंटरेक्ट करना होता है तो वो एप्लीकेशन के थ्रू करता है, नॉट डायरेक्टली विद द सिस्टम हार्डवेयर. जैसे यूजर को क्रोम ओपन करना है तो ये एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से रिसोर्स रिक्वेस्ट करेगा. ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, देन उसके बाद हार्डवेयर को कमांड या इंस्ट्रक्शन देगा कि सीपीयू को रन करो, एंड रैम मेमोरी एलोकेट करेगा और फाइल लोड करेगा. देन हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्पॉन्स करेगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिस्पॉन्स को एज अ रिजल्ट यूजर को शो करेगा. सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूजर और हार्डवेयर के बीच एक मिडिलमैन एंड इंटरफेस का काम करता है, इसलिए हम इसको मिडिलमैन एंड इंटरफेस कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि क्या करता है ये, इट इज द मेन सॉफ्टवेयर. ये मेन सॉफ्टवेयर है दैट मैनेजेस द होल सिस्टम. इसको रिसोर्स मैनेजर भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, इट मैनेजेस ऑल रिसोर्सेस लाइक सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेस, फाइल्स, etc. It is also known as control program cause it controls the execution of all programs and operations. क्योंकि ये सारे के सारे जो एग्जीक्यूशन होते हैं प्रोग्राम्स के ऑपरेशंस को, उसको कंट्रोल करता है. इट इज ऑल्सो नोन एज कर्नल, क्योंकि ये क्या है, कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच मैनेजेस एवरीथिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज कमांड इंटरप्रेटर, क्योंकि ये क्या करता है, इट टेक्स यूजर commands and executes them. It is also known as supervisor. It is also known as virtual machine cause it provides an environment in which programs can run. ठीक है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें क्या होता है, प्रोग्राम्स होते हैं वो रन होते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म, acts as a platform for running application. It is also known as base program क्योंकि एक बेस है जहां अदर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो रन होते हैं. तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज अ बेस where other programs are run. It is also known as system manager क्योंकि it manages the system and its operations. Now the question arises, क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसलेटर बोल सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स वन लैंग्वेज इनटू अनदर, जैसे हमारे कंपाइलर हो गए, इंटरप्रेटर हो गए और असेंबलर हो गए. वेयर कंपाइलर कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, where interpreter reads, translate, and execute program one line at a time. Where assembler converts assembly language into मशीन लैंग्वेज. बट जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है डज नॉट कन्वर्ट्स लैंग्वेजेस, बल्कि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इट मैनेजेस एंड कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज. और ये जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है ये करता है सिस्टम कॉल के थ्रू. जैसे हमारे ओपन, क्लोज, रीड, राइट, एग्जिट, ये जो जितने भी हमारे सर्विसेज होते हैं ये सिस्टम कॉल के थ्रू करता है, जो कि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो ये प्रॉपर डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो हम ऑलरेडी डायग्राम के थ्रू पढ़ चुके हैं. इसमें एक लाइन आती है, इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम दैट गेट्स लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बूटिंग. व्हाट इज बूटिंग हियर? बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग. तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर मेमोरी में जो फर्स्ट प्रोग्राम लोड होता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, आईओएस, ये हमारे एग्जाम्पल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के. अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. पहला आता है हार्डवेयर मैनेजमेंट. बेसिकली इट कंट्रोल्स, मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सच एज सीपीयू, memory, devices and storage. ये सारे क्या हो गए? हार्डवेयर मैनेजमेंट में आते हैं. अब हम सेकेंड फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करेगा, मैनेज करेगा एंड फ्री करेगा, और वी कैन से डील एलोकेट करेगा मेन मेमोरी को, दैट इज रैम, फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स. सपोज हमारे पास कोई वेब ब्राउजर है, म्यूजिक प्लेयर है और वर्ड प्रोसेसर है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक प्रोग्राम को कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा, सपोज 2 KB ईच. और ये इंश्योर करेगा कि वो एक दूसरे की मेमोरी यूज ना करे.
और जब प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो ये मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें पहला आता है एलोकेट करना। एलोकेट मेमोरी मीन्स जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो जो रैम होगा वो कुछ मेमोरी एलोकेट करेगा प्रोग्राम को। व्हेन प्रोग्राम स्टार्ट। सेकेंड इज deallocate memory, or we can say free the memory when program finishes. Third is keeps tracks of memory uses. कि कौन से प्रोग्राम में कितनी मेमोरी यूज हो रही है उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा। फोर्थ फंक्शन इज प्रिवेंट मेमोरी कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन प्रोग्राम। अब ये कन्फ्लिक्ट्स को कैसे प्रिवेंट करेगा कि ये एंश्योर करेगा कि हर एक प्रोग्राम अपनी ही मेमोरी यूज करे, किसी और प्रोग्राम की मेमोरी को यूज ना करे। Now fifth is uses memory efficiently to improve system performance। ये मेमोरी को इस तरह से यूज करेगा कि जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बनी रहे। अब हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के सब पार्ट्स की। पहला आता है फिजिकल मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें क्या आएगा, जो भी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ रैम मीन्स जो भी अलॉटमेंट होती है और जो फ्री होता है मेमोरी स्पेस का वो फिजिकल मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। सेकेंड इज वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा, जब रैम फुल हो जाएगा तो जो हार्ड डिस्क होता है हमारा उसको एक्स्ट्रा मेमोरी के तौर पर हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अलाउ ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क as extra memory when RAM is full। अब क्या होता है कि जो फिजिकल मेमोरी होता है वो क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी से फास्टर होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो इट इज स्लोअर देन रैम, और वी कैन से वर्चुअल मेमोरी इज स्लोअर देन फिजिकल मेमोरी। ना हम थर्ड सब पार्ट्स की बात करते हैं, दैट इज मेमोरी एलोकेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी हम प्रोग्राम्स में मेमोरी एलोकेट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ असाइनिंग मेमोरी, और वी कैन से रैम, to programs or processes is called memory allocation। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं जो कि 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, सेकेंड इज
डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो व्हाट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन? जब मेमोरी एलोकेट होती है प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, उसको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं मेमोरी इज एलोकेटेड बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स। और जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है उसमें क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होती है जब प्रोग्राम्स रन हो रहा होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं मेमोरी इज एलोकेटेड while the program is running। अब इसमें सेकंड क्या होता है? सेकंड चीज हम लिख सकते हैं इसमें कि जो साइज होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का, वो चेंज नहीं हो सकता जब प्रोग्राम रन होता है। तो सेकंड इज द साइज of static memory allocation cannot change while the program is running। सेकेंड, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, जो साइज होता है हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं जैसे हमें इसकी जरूरत है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं द साइज can increase or decrease as needed। सो यहाँ पे हमारे फिजिकल मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट और मेमोरी एलोकेशन हमारे खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। पहले हम समझते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। प्रोसेस इज सिंपली अ प्रोग्राम that is in running state। ओके, जो प्रोग्राम्स रनिंग स्टेट में होते हैं उसको प्रोसेसेस कहते हैं बेसिकली। इसमें होता है क्या, प्रोसेस मैनेजमेंट में करते क्या है, इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, शेड्यूल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा, कम्युनिकेट करेगा, टर्मिनेट करेगा प्रोसेसेस को, दी प्रोसेसेस। अब इसमें सब टॉपिक्स भी आते हैं, प्रोसेस शेड्यूलर, पीसीबी दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, थर्ड इज कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलर। प्रोसेस शेड्यूलर होता क्या है? बेसिकली ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू को कब और कितनी देर के लिए यूज करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोसेस शेड्यूलर में इट डिसाइड विच प्रोसेस शुड यूज दी CPU first। Now next is process control block that is PCB। ये होता क्या है? ये होता क्या है? Operating system keeps one PCB for every processes। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हर एक प्रोसेस के लिए एक पीसीबी रखेगा। अब ये पीसीबी होता क्या है? इट कंटेन्स details like PID that is process ID। ये होता क्या है? इट इज a unique numeric identifier। इसको हम इंटीजर वैल्यू भी बोल सकते हैं। जैसे स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट्स को रोल नंबर देती है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, एंड बाद में वही स्टूडेंट्स की यूनिक आइडेंटिटी होती है।
सेम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक यूनिक नंबर होता है जो हर प्रोसेस को दिया जाता है ताकि उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई और मैनेज किया जा सके। और फिर इसी पीआईडी से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हर प्रोसेस को पहचानता है। अगर पीआईडी ना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या होगा, अलग अलग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले रिसोर्स एलोकेशन में कंफ्यूजन हो जाएगी, एक स्पेसिफिक प्रोसेस को स्टॉप या मैनेज नहीं कर पाएगा वो। एंड यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट करके ये लिख सकते हैं, नो टू रनिंग processes have the same PID at the same time. कभी भी क्या होगा, जो दो रनिंग प्रोग्राम्स होगी उनकी सेम टाइम में सेम पीआईडी नहीं होगी। हाँ, अगर प्रोग्राम 1 जो है वो रन होकर टर्मिनेट हो रहा है तो उसकी जो पीआईडी है वो प्रोग्राम 2 को मिल जाएगी। अब ये जो पीआईडी है वो दोबारा से यूज़ क्यों हो रही है, क्योंकि जो रेंज होती है पीआईडी की ना वो फाइनाइट होती है, इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रिसाइकिल करता है आफ्टर टर्मिनेटिंग अ प्रोग्राम। नाउ सेकेंड डिटेल इज प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट होता क्या है, ये बेसिकली क्या करेगा, प्रोग्राम्स की करंट स्टेट बताएगा कि प्रोग्राम्स रेडी है, रनिंग में है या फिर वेटिंग स्टेट पे है। नाउ थर्ड इज सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर होता क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, टेम्परेली स्टोर करता है डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को। तो यहां पे लिख सकते हैं टेम्परेली स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। Now fourth is memory information. मेमोरी इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, स्टार्टिंग एड्रेस और जो मैक्सिमम साइज होते हैं प्रोसेसेस के उनको ये स्टोर करके रखता है। इसके साथ ये क्या करता है, जो मेमोरी एलोकेशन इंफॉर्मेशन होता है उसको भी ये रखेगा। फिफ्थ डिटेल इज प्रायोरिटी। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन कैरी करके रखेगा कि कौन से प्रोग्राम को पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, प्रोग्राम ए को या प्रोग्राम बी को, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कौन से प्रोसेस को पहले सीपीयू मिलेगा या फिर बाद में मिलेगा, ये डिसाइड करता है ये। नेक्स्ट इज कॉन्करेंसी कंट्रोल। अब ये होता क्या है, इट एंश्योर्स शेयर्ड रिसोर्सेज are accessed safely. कॉन्करेंसी कंट्रोल ये एंश्योर करता है कि जितनी भी हमारी रिसोर्सेज होती है, शेयर रिसोर्सेज होती हैं, उनका जो एक्सेस हो वो सही तरीके से हो। सपोज 2 लोग हैं, वो सेम नोटबुक में सेम टाइम में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब विदाउट रूल्स क्या होगा, उनकी जो राइटिंग है वो ओवरलैप हो जाएगी और कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी। इसलिए कॉन्करेंसी कंट्रोल ये एंश्योर करता है कि पहले पर्सन ए रिसोर्सेज को एक्सेस करे, जब उसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा एंड सेव हो जाएगा तब जाके पर्सन बी को रिसोर्स यूज करने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे प्रोसेस शेड्यूलर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और कॉन्करेंसी कंट्रोल हमने खत्म कर दिए। अब क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर थ्रेड्स, डेडलॉक्स, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और भी चीज़ें होती है जो हम बाद में पढ़ेंगे 1 by 1 डिटेल में। अभी हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अभी ब्रीफली समझ रहे हैं कि होता क्या है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज फाइल मैनेजमेंट। इसमें पहले पढ़ेंगे हम फाइल हैंडलिंग। ये होता क्या है, इट मैनेजेस फाइल क्रिएशन। ये क्या होता है, इसमें न्यू फाइल क्या होगी, क्रिएट होगी। सेकंड इज फाइल डिलीशन। इसमें क्या होगा, जो फाइल अब हमें जरूरत नहीं है वो डिलीट हो जाएगी। थर्ड इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन।
ये क्या करेगा, जो फाइल है उनको फोल्डर्स या डायरेक्टरीज में अरेंज करके रखेगा। फोर्थ इज फाइल स्टोरेज। ये क्या करेगा, फाइल को सेव करके रखेगा हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, जैसे हमारे हार्ड डिस्क हो गए, एसएसडी कार्ड्स हो गए या फिर पेन ड्राइव्स हो गया। फिफ्थ इज फाइल रिट्रीवल। इसमें क्या होगा, ये फाइल को फाइंड करेगा या फिर ओपन करेगा जब हमें इसकी जरूरत होगी। सिक्स्थ इज फाइल प्रोटेक्शन। ये क्या करेगा, जो अनऑथराइज यूजर्स होते हैं उनसे हमारी फाइल को एक्सेस या मॉडिफाई होने से बचाता है। सेवेंथ इज फाइल बैकअप एंड रिकवरी। इसमें क्या होगा, जो हमारी फाइल्स की जो बैकअप कॉपीज है उनको ये क्रिएट करेगा और जो फाइल लॉस या डिलीटेड हो जाती है उनको रिस्टोर भी करता है ये। नेक्स्ट इज फाइल कंट्रोल ब्लॉक, दैट इज FCB। ये होता क्या है, स्टोर्स फाइल इंफॉर्मेशन like file name, second is file size, third is file location, fourth is owner, fifth is permission, sixth is date and time of creation और modification। सो FCB फाइल की ये सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। नेक्स्ट इज डिस्क शेड्यूलिंग। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है, इट इज द टेक्निक used by the operating system to determine the sequence of servicing disk input-output request efficiently। अब इसमें क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड करता है कि हार्ड डिस्क के जो मल्टीपल रीड राइट रिक्वेस्ट होती हैं उनमें से कौन सी रिक्वेस्ट को पहले प्रोसेस करना है जिससे टाइम कम लगे और सिस्टम फास्ट चले। अब ये जो डिस्क शेड्यूलिंग है ये मेनली डिस्क और स्टोरेज मैनेजमेंट का पार्ट है, बट हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फाइल जो होती है वो डिस्क में स्टोर होती हैं। अब इसमें एल्गोरिथम्स भी आती है, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन, सी स्कैन, जो हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट्स डेटा, डिवाइसेस एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर वायरसेस एंड साइबर अटैक से। अब इसमें पहला आता है ऑथेंटिकेशन। ये क्या होता है, इसमें क्या ये करता है, वेरीफाइज द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर before allowing access। ये क्या करेगा,
एक्सेस देने से पहले ये आइडेंटिटी, जो यूजर की आइडेंटिटी होती है उसको वेरीफाई करेगा, ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट इज ऑथोराइजेशन। व्हाट इज ऑथोराइजेशन? ये क्या होता है? इसको हम एक्सेस कंट्रोल भी बोल सकते हैं, और एक्सेस कंट्रोल। अब ये होता क्या है? इट डिसाइड what a user is allowed to do after login। मीन्स लॉगिन होने के बाद जो यूजर क्या क्या कर सकता है, ये वो डिसाइड करता है ऑथराइजेशन, इसलिए इसको एक्सेस कंट्रोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एनक्रिप्शन। अब एनक्रिप्शन होता क्या है? ये क्या करता है? कन्वर्ट्स डेटा इनटू सीक्रेट कोड, सीक्रेट कोड्स, जिससे जो ऑथराइज यूजर होते हैं सिर्फ वो पढ़ सकें, और जो अनऑथराइज यूजर है वो एक्सेस ना कर पाए। नेक्स्ट फंक्शन इज यूजर इंटरफेस। इसमें क्या करते हैं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर को एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि वो कंप्यूटर से क्या कर सके, इंटरेक्ट या फिर कम्युनिकेट कर पाए। इसमें पहला आता है कमांड लाइन इंटरफेस। ये होता क्या है? इसमें जो यूजर होता है वो बेसिकली टाइप करता है टेक्स्ट कमांड्स को, जिससे वो कम्युनिकेट कर पाए ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहले पढ़ते हैं हम एडवांटेजेस। ये फास्ट होता है फॉर एक्सपीरियंस यूजर। अब ये क्या करता है? ये यूज करता है लेस मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्सेस। थर्ड इज ये अच्छा होता है फॉर ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें सबसे पहले आता है डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स। सेकेंड इज इसमें क्या होता है कि हमें जो कमांड्स होती है वो हमें याद रखनी ज़रूरी होती है। तो यूजर्स मस्ट रिमेंबर कमांड्स। इसलिए इसको मेनली जो प्रोग्रामर्स होते हैं या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स या फिर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं इसको। अब आता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें क्या ये अलाउ करता है यूज़र को कि ये इंटरेक्ट करे कंप्यूटर से बाय यूजिंग ग्राफिकल एलिमेंट्स। जैसे हमारे हो गए विंडोज, आइकन्स, बटन्स एंड मेन्यूज। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेज। पहले तो ये यूजर फ्रेंडली होता है। सेकेंड इज इट इज बेस्ट फॉर बिगनर्स। Now disadvantage. First is it uses more memory and storage. Second is it is slower than command line interface.
अब ये कमांड लाइन इंटरफेस से स्लोअर क्यों होता है? क्योंकि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसमें ग्राफिक्स लोड होते हैं, जिसकी वजह से ये इसमें ज़्यादा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर लगती है। और कमांड लाइन इंटरफेस में टेक्स्ट कमांड्स यूज करते हैं, इसलिए उसमें कम रिसोर्सेस लगते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज नेटवर्किंग। इसमें क्या होता है? इट एनेबल्स कंप्यूटर to communicate, share data and resources and services over a network। इसमें क्या होता है? एक कंप्यूटर डिवाइसेस दूसरे कंप्यूटर के साथ नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करता है ताकि वो डेटा और रिसोर्सेज को शेयर और कम्युनिकेट कर सके। अब इसमें क्या आता है? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क इंटरफेस। इसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में हमारे आगे रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, जो कि जैसे हो गया हमारे TCP, IP, HTTP और FTP। ये डिसाइड करते हैं कि फाइल्स कैसे सेंड होगी और रिसीव होगी। नेक्स्ट इज नेटवर्क इंटरफेस। ये होता क्या है? इसमें क्या होता है? जो हार्डवेयर होते हैं हमारे, वो कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को नेटवर्क से। जैसे हमारे हो गए वाईफाई अडेप्टर, सेकेंड इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और हमारे ईथरनेट बोल सकते हैं या फिर लैन कार्ड बोलते हैं इसको। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला आता है कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टीटास्किंग। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकता है। सेकेंड इज मल्टी यूजर, एक ही सिस्टम को एक से ज़्यादा यूजर्स यूज कर सकते हैं। थर्ड इज मल्टी प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक से ज़्यादा CPU का यूज करके काम फास्ट करता है। फोर्थ इज मल्टी थ्रेडिंग, एक प्रोग्राम्स के मल्टीपल टास्क एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले थ्रेड 1 जो है, अगर वो कर रहा है टाइपिंग हैंडल कर रहा है, वो हैंडल्स टाइपिंग, तो जो थ्रेड 2 होगा वो क्या करेगा? स्पेलिंग चेक करेगा। और जो थ्रेड 3 होगा वो ऑटो सेव करेगा। इस तरह से ये काम करेगा। फिफ्थ इज सिक्योरिटी। इसमें क्या होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पासवर्ड और परमिशन के थ्रू सिस्टम को सिक्योर करता है। सिक्स्थ इज रिलायबिलिटी। सिस्टम को स्टेबल और एरर फ्री चलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि ताकि क्रैशेस कम हो और काम कंटिन्यूसली होता रहे। सेवेंथ इज स्केलेबिलिटी। इसमें क्या होगा कि अगर ज़्यादा यूजर्स और वर्कलोड बढ़ने पर भी जो परफॉर्मेंस होती है उसको ये मेंटेन करके रखता है। एट इज रिसोर्स शेयरिंग। अभी हमने पढ़ा कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क इंटरफेस का यूज करके कैसे रिसोर्स शेयर होते हैं ओवर अ नेटवर्क। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट इज एडवांटेजेस। ये इजी टू यूज होता है, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट होती है इसमें, बेटर परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट होता है इसमें, मल्टीटास्किंग होता है, डिवाइस कंट्रोल एंड एरर हैंडलिंग होता है। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट इज इट इज़ कॉस्टली। सेकेंड इज सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। इसमें क्या होता है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को लेटेस्ट सिक्योरिटी या फाइल अपडेट्स ना मिले या उसमें बग या फिर वायरसेस हो तो हैकर उस वीकनेसेस को यूज कर सकता है। थर्ड इज सिस्टम क्रैशेस। इसमें क्या होता है कि सिस्टम में एरर या बग आ जाए तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। फोर्थ इज वायरस अटैक। फिफ्थ इज रिसोर्स कंजप्शन। इसमें क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम CPU, रैम और स्टोरेज का कुछ पार्ट खुद यूज करता है, जिससे बाकी एप्लीकेशन के लिए क्या होता है रिसोर्सेज कम हो जाती हैं। नेक्स्ट इज कंपैटिबिलिटी इश्यूज। इसमें क्या होता है कि जो कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम नहीं करते हैं। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हो गए जो कि सिर्फ विंडोज पे काम करते हैं, लिनक्स पे नहीं। सेम गोज टू मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड पे काम करते हैं कुछ और आईफोन पे नहीं। हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बूटिंग एंड इट्स टाइप्स, व्हाट इज शेल
and how many types of shells are there, kernel, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कवर करेंगे। अब हम करते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। द करेक्ट आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये यूजर के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे हमारे हो गए MS वर्ड और MS एक्सेल, VLC मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गए? इट इज यूज टू राइट सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या हो गए? ये डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज, रिट्रीव और मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे हो गए MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle डेटाबेस एक्सेट्रा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हो गए? कंप्यूटर को मेंटेन, प्रोटेक्ट और ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे हो गए एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, बैकअप सॉफ्टवेयर, फाइल कंप्रेशन, एक्सेट्रा। और सेकेंड क्वेश्चन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड कंपाइलर, यूजर एंड इंटरनेट एंड CPU एंड रैम। हमने पढ़ा था द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और यूबंटू। द करेक्ट आंसर इज MS वर्ड, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूबंटू क्या होता है? ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूज होता है डेस्कटॉप और सर्वर्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू डेवलप प्रोग्राम्स, manage computer resources, design databases or browse the internet. The correct answer is manage computer resources. Next question is which software is loaded into memory after booting? Utility software, application software, system software or compiler? The correct answer is system software. Okay, next question is which of the following is an example of mobile operating system? Option A is Windows Server, Android, Unix Cell or DOS. Correct answer is Android, क्योंकि ये स्पेशली डिजाइन होता है स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए। जो विंडोज सर्वर्स होते हैं वो स्पेशली बनाए जाते हैं सर्वर्स के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए नहीं। यूनिक सेल जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कमांड लाइन प्रोग्राम है। इट इज एन कमांड लाइन प्रोग्राम जो कि यूज होता है, यूज टू कम्युनिकेट विद अ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डॉस होता है ये क्या हमारा ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए होता है, नॉट मोबाइल फोन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिसोर्स इज मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन ए इज CPU, B is memory, C is input output devices and D is all of these. The correct answer is all of these. Question number 8 is which one is not a function of an operating system? Option A is process management, file management, memory management or program compilation. The correct answer is D, program compilation. क्योंकि ये क्या करता है, जो भी प्रोग्रामर्स ने लिखे हैं उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है यूजिंग अ कंपाइलर। Question number 9 is which function of operating system manages RAM? A is process management, B is virtual memory management, C is memory management and D is CPU scheduling. The correct answer is memory management. Question number 10 is physical memory refers to hard disk, B is RAM, C is ROM or D is pen drive. The correct answer is B, that is RAM. Now question number 11. Which component decide which process gets CPU time? A is file control block, B is process scheduler, C is compiler, D is loader and E is CPU scheduler. The correct answer is E, CPU scheduler. Question number 12 is which of the following is an operating system? A is Oracle, B is Photoshop, C is Fedora and D is MS Excel. The correct answer is C, Fedora, क्योंकि ये Linux based operating system है। It is a Linux based operating system.
जो ओरेकल होता है हमारा, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया हमारा। जो हमारे फोटोशॉप और जो MS एक्सेल हो गए, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच component controls all hardware resources? A is BIOS, that is basic input output system. B is kernel. C is compiler. D is browser. The correct answer is B, kernel, क्योंकि ये क्या है, एक मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एज वेल एज मैनेजेस सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। अब बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज अ फर्मवेयर that is stored on the motherboard and starts the computer by checking the hardware and loading the ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, एक फर्मवेयर है जो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही हार्डवेयर को चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ठीक है, अब फर्मवेयर क्या है, नाउ व्हाट इज फर्मवेयर? ये क्या है, ये स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर की मेमोरी में परमानेंटली स्टोर होता है और हार्डवेयर के बेसिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर मीन्स हार्डवेयर के अंदर परमानेंटली स्टोर सॉफ्टवेयर, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। ओके, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें पूछा था विच सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू मेमोरी आफ्टर बूटिंग, उसमें हमारा आंसर था सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट अगर क्वेश्चन आ जाए विच सॉफ्टवेयर starts first when a computer is switched on. A is application software, B is operating system, C is basic input output system, D is यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, बी। इसमें हमारा आंसर होगा सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पावर ऑन होने के बाद द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विल स्टार्ट फर्स्ट आफ्टर दिस operating system loads into RAM after basic input output system। इसके बाद क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होगा वो रन होगा, रन्स आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज स्टार्टेड। जब ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट होगा तो उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करेगा। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आफ्टर बूटिंग जो सॉफ्टवेयर लोड होगा कंप्यूटर मेमोरी में, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो स्विच ऑन होने के बाद जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा दैट इज बायोस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग आफ्टर कंपाइलेशन, फॉर्मेटिंग एंड सी इज बूटिंग एंड डी इज इंस्टॉलेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, बूटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स यूजर ऑथेंटिकेशन? ए इज फाइल मैनेजर, बी इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सी इज मेमोरी मैनेजर एंड डी इज कंपाइलर। द करेक्ट आंसर इज बी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। Now question number 16 is which characteristics allows multiple programs to run apparently at the same time? A is multiprogramming, B is multitasking, C is spooling and D is paging. The correct answer is B, multitasking. Now what is spooling? It stands for simultaneous
peripheral operations online. इसका काम क्या है? टू कीप जॉब्स इन अ क्यू or waiting line until the device is ready. जब तक डिवाइस रेडी नहीं होता तो जॉब्स जो भी या भी कोई भी काम होता है उनको क्यू या वेटिंग लाइन में रखना. फॉर एग्जाम्पल सपोज 3 स्टूडेंट्स ABC को एक ही प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? सभी प्रिंट रिक्वेस्ट को प्रिंट क्यू में रख देगा. फिर प्रिंटर स्टूडेंट A के डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करेगा, देन B के, फिर C के. यही स्पूलिंग कहलाता है. नाउ व्हाट इज पेजिंग? तो ये क्या करेगा? डिवाइडिंग द मेन मेमोरी इनटू स्मॉल पेजेस. इसका मतलब क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है रैम और प्रोसेस को छोटे छोटे इक्वल साइज में डिवाइड कर देता है ताकि मेमोरी को एफिशिएंटली यूज किया जा सके. नाउ व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग? इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो इसका काम क्या होता है? कीपिंग सेवरल जॉब्स, कीपिंग सेवरल प्रोग्राम्स इन अ मेमोरी टू इंक्रीज CPU utilization. Now question number 17. The main objectives of an operating system is increase hardware cost, improve resource utilization या फिर replace hardware. D is eliminate RAM. तो इसका correct answer is improve resource utilization. Now question number 18 is which statement is true? Operating system is application software. Operating system controls both hardware and software resources. Operating system is a hardware and operating system is a firmware. The correct answer is operating system controls both hardware and software resources. Now question number 19 is which of the following is not an objective of an operating system? Option A is user convenience, B is efficient resource utilization, C is security and D is hardware manufacturing. तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज रिसोर्स एलोकेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और लिंकर. तो करेक्ट आंसर इज रिसोर्स एलोकेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज विच फंक्शन शेड्यूल CPU टाइम अमंग प्रोसेसेस? A is memory management, file management, process management और D is device management. तो इसका करेक्ट आंसर है process management. Now question number 22 is which resource is not managed by an operating system? That is CPU, RAM, printer or source code. तो इसका correct answer is source code. Now question number 23 is which characteristics enable several users to use the same system? A is multi-programming, B is multi-user, C is single user और D is embedded. तो correct answer is B, multi-user. इसमें embedded क्या होता है? Built or fixed inside another device to perform a specific task. Now question number 24. Which of the following improves system security? A is antivirus only, firewall only, C is authentication and authorization and D is compiler. तो इसका करेक्ट आंसर है C, authentication and authorization. Now question number 25 is which operating system functions allocates memory to running applications? A is memory management, B is device management, C is file management and D is security management. तो correct answer is A, memory management. Now question number 26 is which one is not an example of system software? A is Windows, B is Linux, C is MS Paint और D is Android.
तो करेक्ट आंसर इज सी, MS Paint, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग यूजर डेटा. कौन सा जो फंक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्टिंग यूजर डेटा. डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग या फिर इंटरप्ट हैंडलिंग. तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज बी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व्स मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, CPU शेड्यूलिंग और बूटिंग. तो करेक्ट आंसर इज बी, फाइल मैनेजमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 29 is which one is benefit of an operating system? Efficient resource utilization, B is hardware damage, C is virus creation, D is increased power consumption. अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारे नेगेटिव है, डिसएडवांटेजेस हैं. तो इसका आंसर इज ए इज एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज रिसोर्स मैनेजर. करेक्ट. The operating system provides an interface between user and hardware. Both are correct. So correct answer is choose the correct options. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 or 2. So the correct answer is C, both 1 and 2. Question number 31 is which software communicates directly with computer hardware? A is browser, C is kernel, MS Word or Photoshop. So the correct answer is B, kernel. Now question number 32, which of the following is the most important purpose of an operating system? A is executing application programs efficiently, increasing processor speed, manufacturing hardware, or D is creating programming languages. The correct answer is A, executing application program efficiently. Now next question is which operating system features prevents unauthorized users from accessing files? शेड्यूलिंग, सिक्योरिटी, पेजिंग और डी बफरिंग. हमने पढ़ा था कि अनऑथराइज यूजर को एक्सेस फाइल करने से कौन रोकता है? बी, सिक्योरिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज विच एक्टिविटी इज नॉट परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम? मैनेजिंग फाइल, मैनेजिंग मेमोरी, ट्रांसलेटिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज और मैनेजिंग डिवाइसेस. तो करेक्ट आंसर इज सी, ट्रांसलेटिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 35 इज which resource does the operating system allocates first when a process is executed? A, internet connection, B is CPU and memory, C is printer or D is monitor. Correct answer is B, CPU and memory. Now question number 36 is the operating system improves overall system performance mainly by increasing RAM physically, efficient scheduling and resource management, C is replacing hardware and D is increasing CPU efficiency. The correct answer is efficient scheduling and resource management. Now question number 37. Which characteristics of an operating system improves reliability? A, automatic resource management, B is stable execution of programs, C is error handling or D is all of this. The correct answer is D, all of these. Now question number 38 is which statement best describes the role of the kernel? It manages hardware resource directly. B is it creates documents. C is it edits images. D is it compiles program. The correct answer is A, it manages hardware resource directly. Now question number 39 is which statement is false? Every operating system is system software. Correct. Every system software is an operating system. अभी हम देखते हैं ये correct है नहीं है. Now operating system manages hardware resources. It is also correct. The kernel is a core part of an operating system. It is also correct. तो हमारा जो स्टेट यहाँ पे बोला है which statement is false, तो हमारा होगा करेक्ट आंसर इज every system software is an operating system, क्योंकि ये false है. क्योंकि जो हमारे कंपाइलर हो गए, असेंबलर हो गए या फिर हमारी यूटिलिटीज हो गई, इट इज ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है बट ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 40 इज विच वन इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? नाउ ए इज CPU, B is RAM, C is keyboard and D is application logic. The correct answer is D, application logic. Now question number 41. Which of the following best explains why an operating system is called a resource manager? Now it manufactures hardware resources, it allocates control hardware resources efficiently,
C is it increases RAM size, or D is it repairs damaged devices. The correct answer is it allocates and controls hardware resources efficiently. Now question number 42 is, which one would most likely happen if there were no operating system? An application would run normally, user would interact directly with hardware, C's RAM would increase automatically, or D's CPU speed would double. The correct answer is B, user would interact directly with hardware. Now question number 43 is, which statement is correct? Is incorrect. Operating system provides an execution environment. Operating system controls hardware resources. Operating system translates C programs into machine language. और D ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फाइल मैनेजमेंट. तो हमारा इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है आंसर? दैट इज सी, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेट सी प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 44. विच फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू प्रोसेस एग्जीक्यूशन? Is A is scheduling, B is encryption, C is compression और D is formatting. तो करेक्ट आंसर इज A, scheduling. क्योंकि जो शेड्यूलिंग होता है वो क्या करता है? डिसाइड्स द ऑर्डर in which process run. ओके जो शेड्यूलिंग होता है वो डिसाइड करता है ऑर्डर जिसमें जो प्रोसेस होते हैं वो रन होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ए, मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन, B is ensure security, C is simplify user interaction, and D is manufacture processes. The correct answer is D, manufacture processor. Now 46. Assertion. The operating system provides an interface between the user and hardware. Reason, user cannot efficiently control hardware resource directly. तो इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शंस? A, both A and R true, and R is the correct explanation of A. B, both A and R true, but R is not the correct explanation. C, A is true but R is false, and D is A is false but R is true. The correct answer is A, both A and R true, and R is the correct explanation of A. Now question number 47 is, which of the following statement about an operating system is true? A, it is mandatory for every computing devices. B, it provides services to application programs. C, it manages hardware resources, and D is all of the above. The correct answer is D, all of the above. Now question number 48 is, the most appropriate definition of an operating system is a program that manages computer resources and provides services to application software. B, a program that only controls CPU execution. A software package used for creating documents, or D, a programming language. तो मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की? दैट इज ए, अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 49 इज, concurrency controls helps increase monitor size. B, execute multiple process safely. C is increased storage, or D is install software. The correct answer is B, execute multiple process safely. Now question number 50 is, disk scheduling is related to CPU scheduling, printer management, C is efficient disk access, or D is internet connection. The correct answer is C, efficient disk access.